और दोस्तों, हम लोग देख रहे थे विजन आईएएस की करेंट अफेयर की मैगज़ीन, जो कि मंथली आती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हम लोगों को पहले यह देख लेना चाहिए कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखेंगे विजन आईएएस का। उसके अंतर्गत पहला टॉपिक होगा भारत यूरेशिया। भारत यूरेशिया संबंधों के बारे में बात की जाएगी दोस्तों, जैसा कि विजन आईएएस के बुक में छपा हुआ है। तो इसके अंतर्गत भारत यूरेशिया संबंधों के अंतर्गत वर्तमान में यूरेशिया के बढ़ते महत्व का कारण हम लोग देखेंगे। उसके बाद यूरेशिया में भारत की अपनी उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य क्या हैं, भारत यूरेशिया में क्यों जाना चाहता है। उसका मुख्य होगा कि रणनीतिक उद्देश्य क्या है उसमें मुख्य रूप से। इसके बाद यूरेशिया में भारत की उपस्थिति दर्ज कराने वाली चुनौतियाँ क्या हैं, इसको देखेंगे। इसके बाद ये भी समझेंगे कि आगे की राह क्या है, हमें आगे क्या करना चाहिए। दोस्तों, पहला टॉपिक तो ये होगा भारत यूरेशिया संबंध। इसके अंतर्गत दूसरा टॉपिक होगा दोस्तों द्विपक्षीय निवेश संधियाँ, बिट्स, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज। BITS का मतलब बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज। तो दोस्तों, पहले तो इसमें देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों थी अभी जल्द में। दूसरा देखेंगे द्विपक्षीय निवेश संधियों के बारे में, ये क्या होती हैं। उसके बाद फिर देखेंगे कि पूर्व में यानी कि इतिहास में इससे पहले बिट्स और इसके साथ भारत का क्या अनुभव रहा है। दोस्तों, भारत ने जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज की हैं उसमें भारत का कैसा अनुभव रहा है, इसको देखेंगे हम लोग। फिर जो बिट्स का एक नया मॉडल आया 2015 में, इससे संबंधित मुद्दों को देखेंगे। इसके बाद दोस्तों, बिट्स से संबंधित जो समितियां बनाई गई हैं उन्होंने क्या सिफारिशें दी, हमें बिट्स को लागू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या इनमें क्या सुधार करना चाहिए। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष देखेंगे। दोस्तों, ये एकदम वैसा ही दिया गया है जैसे UPSC में यदि क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ऐसे लाइन वाइज लिखना है, सेम टू सेम वैसे ही है। तो आइए देखते हैं दोस्तों भारत यूरेशिया संबंध। देखिए दोस्तों, सुर्खियों में क्यों रहा, यानी कि न्यूज में क्यों रहा। विदेश नीति के विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बदलती गतिशीलता और यूरेशिया के बढ़ते महत्व के कारण भारत को यूरेशिया के प्रति एक नया एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। तो अब देख लेते हैं दोस्तों यूरेशिया के बारे में। यूरेशिया पृथ्वी पर सबसे बड़े महाद्वीपीय क्षेत्र को संदर्भित करता है। इसमें यूरोप के मध्य पूर्व, एशिया के 93 देश दोस्तों इसमें यूरोप, मध्य पूर्व तथा एशिया के 93 देश सम्मिलित हैं। यहाँ 5 बिलियन से दोस्तों 5 बिलियन यानी कि 5 अरब से अधिक लोग निवास करते हैं। हालांकि इस क्षेत्र की सीमाओं के बारे में कोई अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं है दोस्तों, कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं है। लेकिन देखिए, जैसा फिगर में दिखाया, ऐसा माना जाता है कि यूरेशिया का ये पूरा क्षेत्र यूरेशिया है, जैसा कि दोस्तों ये है ब्लू कलर से। तो दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में यूरेशिया के बढ़ते महत्व का क्या कारण है। तो इसमें देखिए, पहला सबसे फर्स्ट रीजन है चीन का नाटकीय ढंग से उदय एवं उसकी रणनीतिक हठधर्मिता। दोस्तों, चीन बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तथा वो अपने विदेशी संबंधों और विभिन्न संबंधों में हठधर्मिता करता है, यानी कि अपोजिट को मजबूर करता है कि आप हथियार डाल दो। देखिए, इसके अंतर्गत चीन एक चीन केंद्रित एशियाई व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बिना एक नई आर्थिक व्यवस्था और सुरक्षा पहल निर्मित करने के लिए दृढ़तापूर्वक प्रयास कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि चीन का विजन है सुपर पावर बनने की। इस देखिए, ये जो प्रयास का उसका प्रयास देखिए, एग्जाम्पल उसका क्या है। बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसने चालू किया है, BRI। उसके बाद फिर क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी
RCEP रीजनल कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसको चालू किया उसने। उसके बाद चीन यूरोपीय संघ व्यापार समझौता जैसे परियोजनाओं को शुरू कर रहा है। इस प्रकार से दोस्तों दूसरी ही पॉइंट है इसका, बदलते भू रणनीतिक संबंध है। एशिया के महत्व, यूरेशिया के महत्व के कारणों में पहला ये था चीन का नागटिजन से उदय, दूसरा है बदलते भू रणनीतिक संबंध। चीन और अमेरिका के मध्य बढ़ते वैमनस्य ने चीन और रूस को संयुक्त राज्य अमेरिका से मुकाबला करने हेतु अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है। BRI EU यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ समझौता आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग, ऊर्जा, व्यापार और संयुक्त उत्पादन तथा सैन्य अभ्यासों के माध्यम से सैन्य क्षेत्र में चीन के और रूस के बीच सहयोग बढ़ रहा है। दोस्तों ये EU यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन एक सीमा शुल्क संघ है जो गैर EU सदस्यों से आयात शुल्क आते, जो लोग EU के सदस्य नहीं हैं वो लोग, उनसे जो आयात किया जाएगा उस पर सीमा शुल्क आरोपित किया जाता है। दोस्तों अब थर्ड है कि यूरेशिया का महत्व क्यों बढ़ रहा है, उसमें थर्ड पॉइंट है क्षेत्रीय भू रणनीतिक गठबंधन। जैसे देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के एक अन्य विरोधी ईरान जो है चीन एवं रूस से नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है। तीनों हाल ही में ओमान की खाड़ी में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास कर चीन, ईरान और रूस ने संयुक्त सैन्य अभ्यास कर अपने संबंधों को प्रगाढ़ किया है। ईरान भी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक इम्पोर्टेंट सदस्य है। साथ ही चीन, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, ये जो रणनीतिक पंचकोण है ये अभी बन ही रहा है, भी उग रहा है, जैसा हम लोगों का बना है क्वाड, US, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया का, उसी प्रकार से इनका ये पंचकोण आकार ले रहा है जो यूरेशिया और पश्चिम एशिया की भू राजनीति को प्रभावित करेगा और शक्ति के क्षेत्रीय संतुलन पर गहरा प्रभाव डालेगा। थर्ड पॉइंट है कि दोस्तों हम लोगों की मुख्य पॉइंट है कि वैश्विक व्यवस्था में यूरेशिया का महत्व क्यों बढ़ रहा है। इसमें हम लोगों का फोर्थ पॉइंट है आर्थिक विकास के लिए मजबूत संभावनाएं। पिछले कुछ वर्षों से यूरेशिया के प्रति व्यक्ति लगभग 4 से 5% औसत वार्षिक आय वृद्धि के दर के साथ आर्थिक विकास के मामलों में विश्व के सर्वाधिक प्रगतिशील क्षेत्रों में से एक रहा है। दोस्तों ये तो रीजन थे कि यूरेशिया का महत्व क्यों बढ़ रहा है। अब आगे आइए देखते हैं यूरेशिया में भारत अपनी उपस्थिति बढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं। दोस्तों यूरेशिया में भारत अपने उपस्थिति यानी कि बढ़ाना चाहता है, इसके क्या उद्देश्य हैं। तो देखिए सबसे मुख्य उद्देश्य रणनीतिक उद्देश्य है। इसमें देखिए यूरेशियाई क्षेत्र चीन और रूस पर अपनी निर्भरता कम करने में रुचि रखता है और इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को सशक्त करने के लिए भारतीय प्रयासों को समर्थन करने को तैयार है। यानी दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि जो यूरोपियाई देश हैं वो चीन और रूस पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं, क्योंकि भविष्य में यदि कोई वार होता है या इस प्रकार से कुछ होता है तो यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। इसलिए वह भारतीय प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। इसके बाद दूसरा रणनीतिक उद्देश्य के अंतर्गत मध्य एशिया में स्थिरता के लिए यूरोपीय देश भारत का समर्थन करना चाहते हैं, क्योंकि मध्य एशिया में स्थिरता चाहते हैं। मध्य एशिया जो नए यूरेशियन का केंद्र बिंदु है, वर्तमान में जो यूरेशिया महाद्वीप है इसका केंद्र मध्य एशिया बनता जा रहा है। भारत के विस्तारित पड़ोस का एक भाग है, यानी कि भारत का दूर का एक पड़ोसी है और भारत के लिए अत्यधिक भू रणनीतिक महत्व रखता है। दोस्तों मिडिल एशिया हम लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है, परंतु यहाँ पर देखिए ISIL या ISIS
के उभरते खतरों के साथ क्षेत्र की कमज़ोर सीमाओं और ड्रग्स हथियारों की समस्याओं को देखते हुए इस क्षेत्र में स्थिरता प्राप्त करना भारत के हित में है कि जितना ही वह स्थिर होगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि नहीं तो आप लोगों को पता है कि क्रूड ऑयल वहाँ से आता है, फिर समस्याएं होने लगती हैं भारत में। इसके बाद हिंद प्रशांत रणनीति का पूरक भी होगा ये। यदि हिंद प्रशांत का संबंध दिल्ली की नई समुद्री भू राजनीति से है तो यूरेशिया का संबंध भारत की महाद्वीपीय रणनीति के पुनर्विन्यास से है, जिसकी आवश्यकता सीमा विवाद जैसे महाद्वीपीय मुद्दों का समाधान करने के लिए है। इसके बाद इससे सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत भी किया जा सकता है। यूरेशिया भारत की सभ्यताएं प्राचीन काल से ही एक दूसरे से संबंधित रही हैं और बौद्ध युग में भी आपस में बहुत प्रचार प्रसार हुए और व्यापार हुए मध्य सहयोग में। अब देखिए दोस्तों, चुनौतियाँ क्या है यूरेशिया में भारत की उपस्थिति बढ़ाने में चुनौतियाँ क्या हैं। पहली तो भौगोलिक सीमाएं चुनौतियाँ है सबसे बड़ी बात। भारत की मध्य एशिया तक सीधी भौगोलिक पहुंच नहीं है। चीन का प्रभुत्व है मध्य एशिया में। भूटान और भारत के साथ हाल में लंबी विवादित सीमा पर बीजिंग का बाहुबली रवैया, जबरदस्ती करने वाला तौर तरीका, ताजिकिस्तान में सुरक्षा उपस्थिति के लिए उसके प्रयास, अफगानिस्तान में एक अहम भूमिका निभाने की कोशिश चीन की मुखरता के उदाहरण है। चीन पूरे एशिया को अपने प्रभाव में लेना चाहता है दोस्तों। इसके बाद फिर थर्ड है चुनौतियाँ क्या हैं उसमें। पहला थी भौगोलिक सीमाएं, दूसरा चीन का प्रभुत्व था, तीसरा भारत की यूरेशिया में उपस्थिति बढ़ाने की चुनौती है पाकिस्तान की अनिच्छा। यूरेशियाई रणनीति विकसित करने के एक भाग के रूप में अफगानिस्तान पर हाल ही में आयोजित दिल्ली के क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में शामिल होने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है। तो दोस्तों, ये इस प्रकार से हम लोगों ने डिस्कस किया भारत यूरेशिया संबंधों के बारे में, क्या हैं इससे करंट से रिलेटेड चीज़ें। इसमें दोस्तों 2 पॉइंट और देख लेते हैं कि आगे की राह। एक देखिए ये दिया जा रहा है कि यूरोपीय संघ और नाटो के साथ जुड़ाव बढ़ाया जाए यूरेशिया में प्रभाव बढ़ाने के लिए। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, यदि भारत यूरेशिया में प्रभाव बढ़ाना चाहता है उसको यूरोपीय संघ और नाटो के सदस्यों से अधिक जुड़ाव करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, भारत रूस संबंधों को तीव्र करना चाहिए। फिर भू आर्थिक सहयोग करना चाहिए। ईरान और अरब प्रायद्वीप के साथ सहयोग करना चाहिए। ये भी देख लेते हैं दोस्तों, भारत ने यूरेशिया में प्रभाव बढ़ाने के लिए कुछ प्रमुख पहलें क्या क्या की है। देखिएगा, क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति को संतुलित करने के लिए संपर्क को बढ़ावा देना मुख्य है। इसके अंतर्गत भारत ने पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए मध्य एशिया तक उसके आगे तक सुगम पहुंच प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC इंटरनेशनल को शुरू किया है। इसके बाद दोस्तों, भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान ने व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं। चेन्नई और व्लादिवोस्तोक रूस के सुदूर पूर्व दोस्तों, एकदम पूर्व में दोस्तों व्लादिवोस्तोक है, चाइना से सटे हुए रूस में, जापान के लगभग पास में ही है वो सियाप, जापान के पास ये व्लादिवोस्तोक है। तो इसके लिए भारत ने चेन्नई से व्लादिवोस्तोक जाने के लिए समुद्री मार्ग खोलने के एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। भारत यूरोपीय संघ सामरिक साझेदारी, संयुक्त कार्यवाही मार्गदर्शन करने और अगले 5 वर्षों में भारत में भूखंडीय साझेदारी को अधिक सशक्त करने हेतु सामान्य रोड मैप तैयार करना है। तो दोस्तों, ये संपूर्ण आर्टिकल है भारत यूरेशिया संबंधों के बारे में। आइए अगला देखते हैं पॉइंट। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था, द्विपक्षीय निवेश संधियाँ, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज, बिट्स इसे कहते हैं दोस्तों। बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज, बिट्स इसे कहते हैं। ये अभी न्यूज़ में क्यों रहा है? अभी जल्द में विदेश मामलों की स्थायी समिति ने भारत और द्विपक्षीय निवेश संधियों पर
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है अभी जल्द में ही, इसीलिए ये न्यूज में आया है, तो देखिएगा। अब पहले ये जान लेते हैं कि द्विपक्षीय निवेश संधियों के बारे में। बिट्स बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज अंतर्राष्ट्रीय, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं जो एक देश के नागरिकों एवं कंपनियों द्वारा दूसरे देश के निजी निवेश हेतु नियम शर्तें निर्धारित करते हैं। जैसे दोस्तों कोई देश है, मान लेते हैं अमेरिका भारत में निवेश करता है, ये जो बिट्स होते हैं उसके अंतर्गत शर्तें लिखी होती हैं कि वहाँ की कंपनी भारत में आएगी तो कैसे निवेश करेगी, उसका क्या मॉडल होगा, भारत में उसे क्या छूट मिलेगी, किस तरह से। तो दोस्तों यही है, विदेशी निजी निवेश को प्रोत्साहन एवं संरक्षित किया जा सके, इसीलिए किए जाते हैं बिट्स। दूसरी पॉइंट है बिट्स विदेशी निवेश के प्रति व्यवहार नीतियों के संबंध में दोनों देशों के बीच न्यूनतम गारंटी सुविधा प्रदान करती है। मिनिमम इतना सुविधा तो मिलेगी ही आपको हमारे देश में यदि आप निवेश करते हैं। इसमें देखिए राष्ट्रीय नीति है, ये जो न्यूनतम गारंटी सुविधा प्रदान है, जैसा कि इसके अंतर्गत जैसे राष्ट्रीय नीति विदेशी निवेश का घरेलू कंपनियों से व्यवहार किया जाएगा। दूसरा निष्पक्ष और न्याय संगत व्यवहार किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार। तीसरा स्वामित्व हक से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। निवेशकों के अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के कई टर्म्स रहते हैं ये बिट्स के अंतर्गत। इससे अन्य कंट्री के जो निजी निवेश है वो आसानी से निवेश करता है, उसे कोई डर नहीं रहती है कि हमारा निवेश डूब जाएगा या अन्य प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी। दोस्तों ये जो पॉइंट है निवेशकों के अधिकारों का संरक्षण, इसके अंतर्गत एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की स्थापना करना, जिसके माध्यम से कोई निवेशक मेजबान राज्य पर उस मेजबान राज्य के ही न्यायालय में मुकदमा करने के बजाय निवेश विवादों को निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID से संपर्क करें। वर्तमान में विश्व में 2500 से 2500 से अधिक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी सक्रिय हैं। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे 60 में दोस्तों UNCTAD कहते हैं, इन सभी राज्यों के यह सभी देशों के बीच बिट्स का एक डेटाबेस तैयार करके रखता है। आगे देखते हैं दोस्तों बिट्स और इसके साथ भारत का अनुभव क्या रहा है। देखिएगा यहाँ पे भारत अपना पहला जो बिट्स था बिजनेस इन्वेस्टमेंट ट्रीटी ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम के साथ किया था, जिसके बाद 83 देशों के साथ ऐसा समझौता किया गया, 83 देशों के साथ। इन बिट्स पर वर्ष 1993 में के बिट के भारतीय मॉडल के दोस्तों एक बिट का 1993 में मॉडल लाया थी गवर्नमेंट ने, उसी के आधार पर इनसे समझौते किए गए थे। इसके बाद फिर देखिए ये बिट्स वर्ष 2001 से 12 के बीच भारत के FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत इनफ्लो के मुख्य साधन रहे हैं। इसके बाद वर्ष 2011 में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने वर्ष 1990 के भारत ऑस्ट्रेलिया बिट के अंतर्गत भारत को आदेश दिया कि वह व्हाइट इंडस्ट्री जो ऑस्ट्रेलिया की है को 4.1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर में भुगतान किया जाए दोस्तों, कुछ रीजन्स की वजह से। इसके बाद भारत अपने बिट्स के अंतर्गत कई नोटिस प्राप्त होने लगे दोस्तों, लगातार उससे संबंधित समस्याएं पैदा होने लगी। इसका कारण भूतलक्षी कराधान की असफलताएं थी। भूतलक्षी जैसे कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 2G लाइसेंस को निरस्त किया जाना था मुख्य रूप से। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के एक के बाद एक आदेशों और नोटिसों से परेशान होकर भारत ने 2015 में अपने बिट मॉडल का संशोधन किया। तब से अब तक भारत ने केवल 4 देशों के साथ नए बिट्स पर हस्ताक्षर किए और 77 देशों के साथ अपने बिट्स को रद्द कर दिए। तो दोस्तों भारत का बिट्स के साथ ये अनुभव रहा, जो कि बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। शुरू में तो ठीक था, बस बाद में समस्याएं होने लगी।
फिर देखिए बिट्स मॉडल 2015 से संबंधित मुद्दे क्या हैं जो गवर्नमेंट लेके आई है 2015 में, उससे संबंधित मुद्दे देखिए। बिट्स मॉडल व्हाइट इंडस्ट्रीज केस और भारत को प्राप्त विभिन्न नोटिसों के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। परिणाम स्वरूप इसका एकमात्र उद्देश्य निम्नलिखित प्रावधानों के माध्यम से मेजबान राज्य के लिए दायित्व को सीमित करना और बिट्स के तहत दावे प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक मानकों को निर्धारित करना है। दोस्तों ये जो 2015 में गवर्नमेंट ने बिट का मॉडल बनाया, इसमें देखिए इसकी कुछ पॉइंट वाइज इसके बारे में बताया जा रहा है। निवेश, इसमें देखिए निवेश की संकीर्ण परिभाषा दी गई, जैसे कि भारत ने निवेश के लिए संकीर्ण उद्यम आधारित परिभाषा ही प्रस्तावित की है, जिसके अनुसार संधि के तहत केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को ही संरक्षण प्रदान किया जाएगा, सिर्फ एफडीआई को संरक्षण प्रदान किया जाएगा, एफपीआई को नहीं और अन्य प्रकार के निवेश को नहीं। इसके अंतर्गत देखिए एफपीआई यानी पोर्टफोलियो निवेश, ऋण प्रतिभूतियों में ब्याज, आमूर्त अधिकार आदि को निवेश की परिभाषा से बाहर रखा गया। घरेलू उपचार की समाप्ति। बिट्स मॉडल अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता कार्रवाई शुरू करने से पहले घरेलू उपचार की समाप्ति को अनिवार्य करता है कि पहले आप यहाँ के कोर्ट में निपट लो, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में। यह विदेशी निवेशकों में विश्वास बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत अनुबंधों को लागू करने में 190 देशों की सूची में 163वें स्थान पर है। दोस्तों ये जो है 163वां स्थान जो है अनुबंधों को लागू, इंटरनेशनल अनुबंधों को लागू करने के मामले में 190 में 163वें स्थान पे है भारत। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट के अनुसार आप लोग कमेंट करिएगा कि भारत किस रैंक पर है। इसके बाद यहाँ भारत में ये बताया जा रहा है कि विवाद का समाधान करने में लगभग 1445 दिन लग जाते हैं दोस्तों, लगभग 4 साल लग जाते हैं। अगला पॉइंट है मेजबान राज्य हेतु व्यापक विवेकाधीन शक्तियाँ इसमें दे दी गई हैं। अब दोस्तों जो बिट्स से संबंधित समितियाँ बनी हैं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज, देखते हैं कि उनकी क्या सिफारिशें रही हैं, उन्होंने इसमें किस प्रकार के सुधारों की बात है। समिति ने पाया कि वर्ष 2015 के पश्चात जब से नया मॉडल लागू हुआ, भारत द्वारा हस्ताक्षरित बिट्स की संख्या और बिट्स जिन पर वार्ता जारी है भारत में आवश्यक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को एफडीआई को आकर्षित करने के लिए अपर्याप्त हैं। समिति द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की गई। तो आइए देखते हैं क्या क्या सिफारिशें की समिति ने। दोस्तों समिति की पहली सिफारिश देखिए, चिन्हित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उन देशों के साथ नए बिट्स पर हस्ताक्षर किए जाए जिनके साथ भारत की अतीत में संधियाँ थी। एक बात इन्होंने यह कही पहला। दूसरा, बिट्स का जो मसौदा है, बिट्स का मसौदा बिना किसी अस्पष्टता के तैयार किए हैं, हर चीज़ साफ साफ लिखे हैं ताकि मध्यस्थों न्यायाधिकरणों द्वारा अत्यधिक व्यापक व्याख्या भारत के विरुद्ध निवेश विवाद या दावा और निवेशकों द्वारा कुछ प्रावधानों के दुरुपयोग से बचा जा सके। बिट्स से उत्पन्न विवादों से प्राप्त नए अनुभव पर विचार करते हुए बिट्स मॉडल को संशोधित किया जाना चाहिए। दोस्तों जो 15 में बनाया गया उसमें संशोधन किया जाना चाहिए। इसमें उन्नत देशों द्वारा अपनाए गए बिट्स के सर्वोत्तम प्रथाओं या प्रावधानों को शामिल किया जाना चाहिए। दोस्तों ये समितियों ने रिकमेंडेशन की है कि बिट्स में क्या क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसके बाद मध्यस्थता पूर्व परामर्श या वार्ता के माध्यम से निवेश विवादों का समय पर समाधान किया जाना चाहिए। जैसे कि अर्लियर में 1400 दिन लग रहे हैं दोस्तों, ये गलत बात है। निवेश मध्यस्थता में स्थानीय विशेषज्ञता विकसित करना और नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र को विश्व स्तरीय मध्यस्थता केंद्र के रूप में स्थापित करना। घरेलू न्यायिक प्रणाली में सुधार करना। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 और मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 में संशोधन के माध्यम से इस दिशा में कुछ कदम उठाए भी जा चुके हैं। अब आइए देखते हैं निष्कर्ष क्या है इसका।
पूंजी निर्यातक राष्ट्र के रूप में भारत के संभावित उदय, भारत की मेक इन इंडिया नीति 2025 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का इसका लक्ष्य, और वैश्विक कंपनियों द्वारा अपने निवेश को चीन से बाहर ले जाने पर विचार करने आदि के साथ ही भारत के लिए वर्तमान अंतर्मुखी संरक्षणवादी दृष्टिकोण से अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने के लिए बिट्स मॉडल की समीक्षा और संशोधन करने का उपयुक्त समय है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि यदि इस समय हम अपने बिट्स मॉडल में संशोधन कर देते हैं तो इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां चाइना से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं जाएंगे जहां सस्ता लेबर और इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हों जो कि भारत में अवेलेबल है। इसलिए हमें बिट्स में संशोधन करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ हमारा डिस्कशन ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम भारत रूस सैन्य सहयोग के बारे में बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।